अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हमने बात की थी कि हम फर्स्ट ईयर और बीकॉम के अंदर जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाई जाती हैं उसके कंबाइन लेक्चर बनाएंगे और उसकी प्लेलिस्ट भी कंबाइन होगी। आज के लेक्चर के अंदर जो हमने क्वेश्चन लिया है वो बीकॉम पार्ट 2 ईयर 2004 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और इसके अंदर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि सना लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल 5 लाख शेयर, 5 लाख शेयर से जो है वो रजिस्टर्ड है और एक शेयर कितने का है, 10 का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो ये बन जाता है 50 लाख, यानी कि उनकी रुपीस के अंदर जो उनका कैपिटल है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल है या ऑथराइज कैपिटल है, वो कितना है, 50 लाख है। The unarranged trial balance या unadjusted trial balance at December 31st December 2004 is as under। उनका ट्रायल बैलेंस एक दिया हुआ है अनअरेंज यानी कि अनएडजस्टेड। ठीक है जी। तो उसमें आपने क्या करना है कि एडजस्टमेंट करने के बाद अपनी तमाम वैल्यूज को ठीक करके क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है। तो आपके पास डेबिट साइड पर कैश है जो आपका एसेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है एसेट में, और उसके बाद परचेजेस हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, सैलरीज एक्सपेंस है, बिल्डिंग है, एक्सपेंस में ऑडिटर फीस है, फर्नीचर है, रिटेन्ड अर्निंग है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, और इसी तरीके से आपके पास यूटिलिटी एक्सपेंसेस भी हैं। क्रेडिट साइड पर आप देखें तो आपके पास अकाउंट्स पेबल है, पेड अप कैपिटल है, सेल्स है और रिटेन अर्निंग है, और टोटल जो आपके पास बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 40 लाख का बैलेंस आ रहा है। तो आपके पास डेटा दे रहे हैं, डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31st 2004 का, जिसमें आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 1,40,000 की है, सैलरी अनपेड है यानी कि पे नहीं की गई 10,000 रुपए से, अक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं 5,000 से, 1/5 इंश्योरेंस जो है वो अनएक्सपायर्ड है। ठीक है ना, ऊपर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था उसमें से 1/5 जो है 1/5 जो है वो हिस्सा वो अनएक्सपायर्ड है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हैं 20% और बिल्डिंग पे लगा रहे हैं 2%। एज पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल जो रिटेन अर्निंग के अंदर अप्रोप्रिएशन आपकी बनेगी वो किस तरीके से है कि रिजर्व फॉर इनकम टैक्स 10% बनेगा नेट इनकम का, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज बनेगी 80,000 की, और इंटरम डिविडेंड जो आपके होंगे वो डिक्लेयर होंगे 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का आप 10% आप अपने शेयर होल्डर को क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं और रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट भी आपने बनाकर दिखानी है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, और आप सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले जो आपके पास चीजें होती हैं वो कौन सी रिकॉर्ड की जाती हैं, वो एक्सपेंसेस और इनकम्स के अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सना लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2004, आपके पास सेल थी 18,30,000 रुपए की, आपने वो रिकॉर्ड किया डायरेक्ट क्योंकि सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट आपके पास मौजूद नहीं था। अब ये 18,30,000 रुपए का जो आपने माल बेचा है वो माल आपको कितने का पड़ा, तो उसके लिए आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग आपके पास कितनी थी, 1,25,000, उसमें ऐड करवाया परचेजेस, परचेजेस के साथ क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, परचेजेस 15 लाख की थी, ट्रांसपोर्टेशन 20,000 की थी, इन दोनों को ऐड करवाया तो नेट परचेजेस जो इस साल की आई वो 15,20,000 आया। आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में नेट परचेजेस को ऐड करवाया तो पिछला माल और इस साल का माल ऐड करवाकर 16,45,000 जो आया उसको क्या कहेंगे, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, कि इतना माल आपके पास मौजूद है बेचने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद क्या सारा का सारा माल बिक गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
आपके पास इन्वेंट्री एंडिंग 1,40,000 की रिमेनिंग थी, उसको आपने माइनस करवाया 16,45,000 से, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया क्या, 15,05,000 का। इसका मतलब क्या हुआ कि एंडिंग इन्वेंट्री ने आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम कर दिया, जिसकी वजह से आपके ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा होगा। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई, 15,05,000, 18,30,000 में से आपने माइनस किया, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,25,000 का। उसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपने माइनस करवाने हैं। सैलरीज एक्सपेंस 1,20,000 का था, 10,000 की सैलरीज आप पीछे देख सकते हैं कि अनपेड थी। अनपेड की एंट्री क्या बनती है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। तो 10,000 से सैलरीज मजीद बढ़ गई और इसको आपने ऐड करवा लिया, और ऐड करवाया तो टोटल सैलरीज कितनी हो गई, 1,30,000 की। ऑडिटर की फीस जो थी वो 70,000 थी, उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो थे वो पहले से 30 के थे, मजीद 5 अक्रूड थे। अक्रूड की एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, मतलब मजीद 5 का एक्सपेंस बढ़ गया, तो ये टोटल 35,000 हो गया। उसके बाद आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस है, 10,000 था, उसमें से उसने बोला कि 1/5 अनएक्सपायर्ड रह गया। 10,000 का 1/5 कैसे निकालेंगे कि 10,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 1 से, तो 10,000 डिवाइड करवाएंगे आप 5 से, तो ये आपके पास कितना रह जाएगा 2। तो 2,000 जो आपका अनएक्सपायर्ड है, तो बाकी का 8,000 आपका क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो डेप्रिसिएशन था फर्नीचर पे वो 20% था। फर्नीचर का अमाउंट 50,000, 50,000 का 20% इज 10,000 डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। और उसके बाद डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे था 18 लाख का 2%। 18 लाख का 2% आपने निकाला तो 36,000 निकला। तो ये आपके तमाम एक्सपेंसेस थे जो कि आपने टोटल करने हैं। जब आपने टोटल किए तमाम एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस आपके पास कितने आ गए, 2,89,000 आ गए। आपने इन एक्सपेंसेस को लेस करवाना है किस में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से इन एक्सपेंसेस को लेस करवाया, तो आपके पास नेट इनकम का आंसर कितना आ गया, 36,000 रुपीज का आंसर आ गया। तो ये आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए था आपकी इनकम स्टेटमेंट में से, यानी कि 36,000 रुपीज का, जिसको आप कंपनी अकाउंट से तो ट्रांसफर करेंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट्स के अंदर। तो ये यहाँ पर आपकी पहली स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं आपकी सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर। सना लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2004। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि पहले से आपके पास जो रिटेन अर्निंग थी वो 2,25,000 की थी। इस साल की नेट इनकम जो अभी आपने इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट की 36,000, ऐड करवाई तो टोटल रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर कितनी होगी, 2,61,000। यानी कि जो भी अप्रोप्रिएशन होंगी अब ये 261,000 में से होंगी। अच्छा, इस बार जो आपने रिजर्व निकाले वो कौन कौन से थे, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स था 36,000, यानी कि उसने बोला था नेट इनकम का 10%, तो नेट इनकम आपकी 36,000 हुई, उसका 10% आपका 3600 बनता है, वो आपका रिजर्व बन गया इनकम टैक्स का। रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज जो था वो 80,000 था, और कैश डिविडेंड आप डिक्लेयर करेंगे 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल के 10% कितना बना, 18 लाख का 10% 1,80,000 बन गया। तो इसको आपने जब टोटल किया तो टोटल कैश डिविडेंड एंड रिजर्व्स के आंसर आपके पास कितने आ गए, 2,63,600। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स आपकी इनकम से ज्यादा हो रहे हैं। तो जब आपने माइनस करवाया तो आपका नेगेटिव में रिटेन अर्निंग का एंडिंग आंसर आया, यानी कि 2,06,000 नेगेटिव आंसर है आपकी रिटेन अर्निंग का। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट बन चुकी है। अब इस सेकंड स्टेटमेंट के आंसर को आप मूव करेंगे थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास ये बैलेंस शीट आ गई। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास सना लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2004। कंपनीज अकाउंट में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर इक्विटीज रखते हैं, राइट हैंड साइड पर एसेट रखते हैं। सबसे पहले आप शेयर होल्डर इक्विटी लिखेंगे, ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं, इसको आप टोटल नहीं करते हैं, इसको आप टोटल नहीं करते हैं, सिर्फ शो करवाते हैं कि भाई 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर थे 10 रुपए वाले, तो टोटल आपका जो अमाउंट बनता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो कितना बनता है, 50 लाख बनता है। ठीक है, इसको टोटल नहीं करवाते इसलिए आपने यहाँ पर लाइन डाल दी।
आपने टोटल करने इससे नीचे का एरिया यानी कि इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितना था जो आपने पब्लिक को इशू किया और उसके बाद आपके पास से पैसे आए। 1,80,000 ऑर्डिनरी शेयर आपने इशू किए थे 10 वाले, तो उससे आपका पेड अप कैपिटल कितना हुआ था 18 लाख रुपए का। इनकम टैक्सेस जितने भी रिजर्व होते हैं, मैंने आपको रिटेन अर्निंग का भी टॉपिक पढ़ाया था कि ये सब शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट होते हैं, तो इसमें ऐड होंगे। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स आपने 3,600 का ऐड करवा दिया, रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज आपने ऐड करवा दिया, और उसके बाद जो रिटेन अर्निंग है वो माइनस में थी, तो आपने यहाँ पर माइनस में लिखना है। अब एक बात ये कि यहाँ पर पीछे आपके पास मौजूद थी एक चीज कैश डिविडेंड, ये डिक्लेयर किए थे, पे नहीं किए थे, इस वजह से ये लायबिलिटी है, पे हो जाते तो ये यहाँ पर लायबिलिटी में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो बहरहाल आपने इन तीनों को टोटल किया, प्लस किया पेड अप कैपिटल को, इनकम टैक्स को और रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज को, और उसमें से जो माइनस का फिगर है रिटेन अर्निंग का माइनस किया, तो 18,81,000 रुपए आपके पास टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आ गया। उसके बाद आपके पास जो लाइबिलिटीज हैं, अकाउंट्स पेबल 1,45,000 था, डिविडेंड पेबल आपका पेड अप कैपिटल का 1,80,000 था, सैलरी पेबल जो लाइबिलिटी थी मजीद अनपेड वो 10,000 थी, और यूटिलिटीज पेबल 5,000 रुपए थे अक्रूड थी। इन सब को जब आपने टोटल किया तो टोटल लाइबिलिटीज आपके पास 3,40,000 थी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपके पास मौजूद नहीं थी। आपने ये टोटल शेयर होल्डर इक्विटी और ये लाइबिलिटीज जितनी भी थी ऐड करवाई, यानी कि 18,81,000 में 3,40,000 प्लस करवाया, तो आपके पास टोटल इक्विटीज कितनी आ गई 22,21,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ है कि एसेट साइड पर भी यही फिगर आपके पास आना चाहिए। तो सबसे पहले आप एसेट साइड में फिक्स एसेट करवाएंगे। फिक्स एसेट में आपका बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का आपने 36,000 डेप्रिसिएशन माइनस करवाया, तो उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई 17,64,000 आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। उसके बाद फर्नीचर आपके पास 50,000 रुपीज था, उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस करवाया, तो नेट बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 40,000 रुपीज। तो यही दो फिक्स एसेट थे, इनको टोटल करवाया तो 18,04,000 रुपए आपके टोटल फिक्स एसेट आ गए। करंट एसेट में आपके पास फायर इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड था, टोटल 10 था, 10 में से 8 एक्सपायर हो गया था, 2 बच गया था, तो प्रीपेड है, प्रीपेड करंट एसेट होता है, तो 2,000 आप यहाँ पर शो करवाएंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपका करंट एसेट है, तो वो भी यहाँ पर शो किया जाएगा, क्योंकि ये अगले साल के लिए सोल्ड आउट किया जाएगा, और वहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक्सपेंस का अकाउंट, एक्सपेंस के अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद आपके पास अकाउंट रिसीवेबल था 1,55,000 का, बैड डेट्स नहीं था इसलिए लेस नहीं करवाया और इसको डायरेक्ट लिख दिया। और उसके बाद आपके पास जो कैश अवेलेबल था वो 1,20,000 का था। इन तमाम करंट एसेट को आपने ऐड करवाया तो 4,17,000 का आपका आंसर आया। 4,17,000 के आंसर को आपने 18,04,000 में ऐड करवाया, तो आपके पास टोटल एसेट जो आ गए वो 22,21,000 रुपए आ गए, जो कि इक्वल है किसके, इक्विटी के आंसर से। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर और क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ चुका होगा। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।